नमस्कार। माटी की मूर्तें, इसमें से 8वां रेखाचित्र आज हम पढ़ेंगे, जो पाठ्यक्रम के अनुसार 6वां है। भौजी। मैं जिंदगी में पहली पहल उस दिन पालकी पर बैठा था। भैया की शादी होने जा रही थी। मैं शहवाला था। पालकी पर भैया थे, मैं था। 4 मुसड़े कहार हमें ढोए जाते। पालकी के भीतर चमकीले गुच्छे लटक रहे। ऊपर कारबोची का काम चम चम कर रहा। आगे पीछे बाजे बज रहे। ढोल, शहनाई, बांसुरी, ताशे, सिंगे, सबको मिलाकर अजीब ढंग का शब्द हो रहा। बगल में बलम लिए और पताके फहराते पायक चल रहे। हमारे बोदल ठाकुर हजाम हम पर चैवर डुला रहे। घोड़े तो सवारों को लेकर सर से आगे निकल गए थे। हाथी की घंटे हम सुन रहे थे। भैया सजे सजाए थे, रंगीन चकमक कपड़े पहने, सर पर जरी की टोपी दिए। उनके मस्तक पर चंदन की अजीब छाप थी। आंखों में काजल था। एक रुमाल से वो मस्सी भीगी हुई है जिन पर अपने उन अंधरों को ढांपे हुए थे। न जाने भैया के मन में क्या क्या भाव उठ रहे थे, किंतु मैं तो मस्त था अपनी इस पहली बारात यात्रा पर, इन बाजो गाजों पर। हाँ, कभी कभी सोचता, भौजी को भैया से पहले तो मैं ही देखूंगा ना। शाम को बारात दरवाजे लगी। अच्छी बारात थी। अच्छा परिछावन हुआ। चूने से पोता हुआ भैया की ससुराल का वो खपरेल मकान कोलाहल से फटा जा रहा था। दरवाजे के भीतरी हिस्सों में स्त्रियों का एक अच्छा खासा झुंड भैया का चुमावन कर रहा था। भैया के हाथों में पान सुपारी रखे गए, रुपए रखे गए, दही की छोटी मटकी रखी गई। भैया की इस आव भगत पर मेरे मन में कुछ ईर्ष्या जगी थी कि एक युवती मेरे गाल पर दही लगाकर ठठा पड़ी। हंसी की एक तरंग सी उठ गई। सभी स्त्रियां नहीं, युवतियां ठहाके मार कर जोर जोर से हंस रही थी। इस हंसी के साथ ही हमारे कानों में अट्टहासों का एक हजूम आकर टकराया। दरवाजे के बाहरी हिस्से में सरातियों और बारातियों में दिल्लगियां चल रही थी। दोनों पक्ष जबानदारनी जी से ही नहीं, अट्टहासों के जोर से एक दूसरे को पराजित करने की कोशिश कर रहे थे। बहुत देर तक हंसी होती रही, किंतु अंत में हंसी हंसी में तनातनी हो गई। मक्खन में मानो रेत मिल गई। बारात में मेरे फूफाजी भी आए हुए थे। मेरे फूफाजी गोरे खूबसूरत नौजवान थे। चंपारण में उनका घर था। उस जमाने में उनके यहाँ सिर पर जुल्फ रखाने का रिवाज था। शौकीन नौजवान सिर पर लंबे घुंघराले बाल रखते, जिन्हें कंघी से 2 हिस्सों में बड़ी सुंघराई से बांटे रहते। भैया की ससुराल का गांव संस्कृति के लिहाज से बहुत पिछड़ा था, इसमें तो कोई शक नहीं। फूफाजी के इस बाल पर किसी ने भद्दा मजाक कर दिया। फूफाजी शरीफ थे, चुप रहे, किंतु हमारे पक्ष वाले तो इसे बुरा मान लिए। उनके अपमान को अपने सर्वश्रेष्ठ आदरणीय अतिथि का अपमान समझा। बात बात में बात बढ़ गई। किसी ने गुस्से में कह दिया, बारात लौटा ले चलो। फिर क्या था, एक अजीब हुड़दंग मच रहा। चलो चलो, और घेरों घेरों का दौरा हुआ। घोड़े वाले तो घोड़े लेकर दौड़ा कर निकल गए। हाथी को लोगों ने लठ से घेर लिया। बाराती सराती इस तरह से मिल गए कि समझ में नहीं आता था कौन क्या है। हमारी पालकी एक अजीब ढंग से चक्कर काट रही थी। कभी एक पक्ष उसे 10 गज आगे घसीट ले जाता, तो कभी दूसरा पक्ष 10 गज पीछे। बेचारे कहार हक्के बक्के बने हुए थे। कभी कभी मैं पालकी में से ही लाठियों की खटखट सुनता। ये अजीब बारात, पहली बार ये अजीब अनुभव। खैर, थोड़ी देर में फिर शांति हुई। मेरे बाबा बड़े ही शताचित व्यक्ति थे। उन्हीं के प्रयत्न से शांति हुई। बारात जानवासे में आई।
जब सब लोग निश्चिंत हुए, बाबा को कहते सुना, बुरी जगह पोते की शादी की, भगवान इनके से बाल बच्चों को बचाए। भारतीय परिवार में भौजी का वही स्थान है जो मरुभूमि में ओएसिस का। धधकती हुई वालों की लू लपट में दिन दिन रात रात चलते जब मुसाफिर दूर से खजूरों की हरी हरी फुनगी देखता, उसकी आंखें ही नहीं तृप्त हो जाती, उसके शरीर का रोम रोम पुलकित और उसकी शिराओं का एक एक रक्त बिंदु नृत्यशील हो उठता। कुछ कुछ क्षणों के लिए उसका सारा जीवन हरितिमय हो जाता। खजूरों की उस झुरमुट में वो मीठे फल और मीठा पानी पाता है। एक दिन वहीं रहकर वो आनंद मनाता है, रक्त संचय करता है, फिर ताजगी और नई उमंग लेकर आगे बढ़ता है। आगे जहाँ फिर वही अनंत बालू का राशि है। भारतीय जीवन में ये जो रूखा सूखापन सर्वत्र दिख पड़ता है, उसका कारण ढूंढने में अपना वक्त बर्बाद नहीं करूँगा। लेकिन आप जिधर जाइए, इधर उधर जिधर नज़र दौड़ाए, उसका राज्य साम्राज्य पाएंगे। खिंचा खिंचा चेहरा, रसहीन नयन, दुबला पतला शरीर, मुरझाया मुर्दा सा मन, यही है भारतीय मानवता का साधारण ढांचा। जो कम बोले, हंसे नहीं, मुश्किल से मुस्कुराए, हमेशा अपने इर्द गिर्द मरहम का वातावरण बनाए रहे। उसकी सज्जनता और शिष्टता की प्रशंसा होती है। जिसका खेल कूद में मन लगा, गाने बजाने का शौक हुआ या नाट्य प्रहसन की ओर जिसकी प्रवृत्ति हुई, बस वही लोगों की नज़रों से गिरा। मानता हूँ, हम होली खेलते हैं, विजया मनाते हैं और दिवाली सजाते हैं, किंतु वे हमारी ज़िंदगी के पासिंग फेज हैं। हमारी ज़िंदगी के साथ नत्थी है। 12 मासा, मुहर्रम, मनुष्यत, मूर्धनी। परिवार को ही लीजिए। पति अपनी पत्नी से बचे बचे फिरने की कोशिश करता है। पत्नी की शर्म या संकोच का क्या कहना। चुप चोरी से मिलो, होठों होठों से बात करो और देखो, हंसी घूंघट या रुमाल से बाहर न निकले। बेटी बेटे अपने पिता माता के सामने हंसना इठलना बुरा समझते हैं। किसी के घर में अगर कोई वृद्ध पितामह बचे हैं, तब तो मानो सबके मुंह पर ताला लग गया। जवान बहनें भाई के सामने आने जाने में संकोच करती हैं, तो भाई भी उनसे अलग अलग रहने की कोशिश करता है। छोटे भाई की पत्नी की छाया भी बड़े भाई पर नहीं पड़नी चाहिए। बहुएं सास को देखते ही सहम उठती है। जेठानी सास नंबर 2 का काम करती है। जो लड़की हंसती खेलती, चुहले करती या तेजी से चलती, उसकी जिंदगी मुहाल। तिरिया चचल अति बुरी, क्या कवि गिरिदास ने नहीं कह गए हैं। इस तरह से गिरानंद और निस्पंद जीवन की भौजी की स्थिति। सचमुच अरब में हरा भरा नकलिस्तान। घर भर में और कहीं जो कुछ हो, जहाँ भौजी वहाँ विनोद या व्यंग्य हमेशा मंडराया करते हैं। रंग जहाँ तरंग पैदा करता है, किशोरी ननदे और नौजवान देवरों का जमघट, हा हा हा, ही हा हा हा, लपट झपट उटक फटक। छोटे छोटे बच्चे बच्चियां भी जहाँ अपने को रस में शराबोर करने से बाज नहीं आती। भौजी आई, मेरा घर भी आनंद कुंज बन गया। भौजी अभी बिल्कुल किशोरी थी। उनके आवरों पर पूरा रस नहीं आया था। उनके अंग अभी पूरे भरे नहीं थे। लंबी पतली छड़ी सी, लेकिन सोने की छड़ी नहीं, इस कहने में भी संकोच करूँगा। उनका वर्ण द्रविड़ आर्य रक्त से सुंदर
सम्मिश्रण का नमूना था। वर्ण ही नहीं, गठन भी। उन्नत ललाट, भवें उठी हुई पतली पतली, काले बालों में घुंघरालापन। जब उन्हें खेलती तब अजीब लहरदार मालूम होती। वे गिरदाबों से भरी यमुना की धारा। नाक ललाट के नज़दीक जाकर जरा चिपक सी गई, किंतु उसका अग्रभाग काफ़ी सुंदर और मोहक। ओठ कुछ मोटे, किंतु चिबुक का रसीलापन उनके इस किंचित ऐब को ढक देता, और उन होठों के भीतर जो पंक्तिबद्ध सुंदर चमकीले दांत थे, जब भौजी हंसती सचमुच मोती झड़ने लगते। मुझे अपने बचपन में तो ऐसा ही मालूम होता था। थोड़े ही दिनों बाद भौजी ने सबको अपने स्नेह सूत्र में बांध लिया। घर की बड़ी बूढ़ियों को भी वो प्रशंसा पात्र बन गई। भौजी उनका सेवा सत्कार करती, उनके आदर्शों को सिर आंखों पर लेती। भौजी में हुनर भी अच्छे थे। वो बढ़िया सिलाई करती, कसीदा काटती। जब खाना बनाने लगी, उनकी तारीफ और बढ़ गई। अच्छा खाना ही नहीं बनाती, बहुत ही बढ़िया ढंग से परोसती। परोसने की भी एक कला होती है, यह भौजी ने सिद्ध कर दिया। भौजी की तारीफें होती। भैया की माँ, मेरी चाची, फूली नहीं समाती। ऐसी सुंदर सुदृढ़ पतोहू पाकर भला कौन सास अपने को कृत्य नहीं समझेगी। भौजी का घर हम देवरों का केली भवन था। जो ही गांव की पाठशाला से छुट्टी मिली, हम दौड़े दौड़े भौजी के घर में घुसे। भौजी हंसकर हमारा स्वागत करती, जलपान कराती, सुपारी लौंग देती, जिनमें मनुक्के भी मिले होते। भौजी से गप्पे लड़ती, खेल होते, दिलगियाँ होती, गालियाँ होती, हाथापाई और घमा चौकड़ी भी। भौजी अभी किशोरी ही थी। हम कई देवर मिलकर उन्हें पराजित भी कर देते। कभी कभी इस मौज में आते तो उस छोटे से घर में ही आंख मिचौनी भी खेल लेते। गृहस्थ का घर था, लंबा चौड़ा, अगल बगल जगह जगह अन्न रखने की मिट्टी की कोठियाँ पड़ी थी। एक कोने में एक बड़ा सा काठ का संदूक था। हम उन्हीं की आड़ में छिपते छिपाते। एक दिन मुझे एक नई बात सूझी। मैं एक कोठी पर चढ़कर घर की मोटी धरन पर जा छिपा। भौजी घर के कोने कोने में खोज कर हार गई। कोठियों की ओट में, संदूक के पीछे और नीचे में नहीं मिला, तो उन्होंने कोठियों के पेट में भी झांकना शुरू कर दिया। इसी समय मैं घरन पर से अट्टहास कर उठा। वह चकित हुई। तब तक मैं कोठी पर होते उनकी गर्दन पर था। वो मुझे लिए दिए खाट पर आ रहे। हंसते हंसते हम दोनों के पेट में गुदगुदी लग गई थी। उस साल जो पहली होली आई, उसकी बात मत पूछिए। बसंत पंचमी से होली का दहन तक, 1 महीना 10 दिनों तक हम रंग में शराबोर थे। कहीं से खेलते कूदते आए, या तो भौजी नहीं, हमारे गालों में हुदक्का दे दिया, या हमने ही उनके गालों पर अबीर मल दी। खास होली के दिन पहले तो हमने उन्हें खूब मिट्टी पानी से चहबोच दिया, और दोपहर के बाद तो बिल्कुल रंग में ही जैसे डुबो दिया हो। गांव भर की ननदें और देवर आए थे। सबने अपने मन के अरमान निकाले। सबकी खातिर बात भौजी ने उस प्रेम भाव से की। सबकी जबान पर भौजी की तारीफ थी। सबकी जबान पर भौजी की तारीफ थी। लोग ये भूल ही गए कि भौजी
उस गांव से आई हैं जिसकी निंदा करते ही सभी बाराती लौट आए थे। इसके 10 बरस बाद की बात है। मैं अब शहर में पढ़ता हूँ। कभी कभी ही घर पर जाना होता है। घर भी वो पुराना घर नहीं रह गया। समूचा शिरेचा बिखर चुका है। एक ही घर में कई चूल्हे जल रहे हैं। आपस में बखारा हो चुका है। चाचा और भैया भी जुदा हो चुके हैं। भौजी भी हमसे अलग है। उनकी सास मेरी चाची मर चुकी हैं। अब भौजी ही अपने घर की मालकिन है। उनकी गोद में एक बच्चा, मेरा प्यारा भतीजा। लोगों के चूल्हे ही अलग नहीं हुए हैं, दिल भी जुदा हो चुके हैं। न वो प्रेम भाव है, न वो शील स्वभाव। सारा घर कलह में फंसा हुआ है। मर्द तो भर दिन काम धंधे में फंसे रहते, अलग अलग खेत खलिहानों में जाने लगते, किंतु औरतें तो एक ही आंगन में रूटीन के 2-4 काम, खाना बनाना आदि करती और बाकी समय में हुक्का पीकर झगड़ती। खाना बनाते समय भी उनके मुंह बंद रखने की तो ज़रूरत नहीं होती। कलह कलह कलह, सारा घर जैसे नरक बन गया। घर में कुछ बुजुर्ग जैसे बाबा या बड़े चाचा खाने आते तो कुछ देर के लिए जैसे विचार मसदी हो जाती, नहीं तो कलह का चरखा दिन रात चलता रहता। हाँ, निद्रा माई भले ही उसमें कुछ घंटों का व्यवधान कर दे। और इस कलह में भौजी का स्थान कुछ पूछिए मत। खानदान और प्रारंभिक वातावरण का क्या असर होता है स्पष्ट देखिए। 10 वर्षों तक जो बारूद के नीचे ढपी थी वो अचानक विस्फोट कर उठी है। जिस मुंह से कभी फूल झड़ते अब उससे विष बुझे तीर निकलते। भौजी की गालियाँ, अरे कलेजे को भी जैसे आर पार कर जाए। स्त्रियों का सम्मान होना चाहिए। भाभी का दर्जा माता का है। नई रोशनी की पुस्तकों में मैंने पढ़ रखा था। वह मैं एक दिन धीरज खो बैठा। मैं घर के इस कलह से दूर रहने की कोशिश करता। फिर मैं भौजी के बच्चे को दिन भर कंधे पर लिए चलता। मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि भौजी के बाणों का निशाना मुझे भी होना पड़ेगा। किंतु यह क्या, उस दिन मैं खाना खाने गया, देखा आंगन में कुहराम मचा है। मैंने धीमे से भौजी से कहा, थोड़ी देर मेहरबानी कीजिए, फिर इस घर को नरक तो रहना ही है। बस क्या था। भौजी बरस पड़ी और एक पर एक ऐसे तीर ताक कर कलेजे में मारे कि मैं आपे में नहीं रह सका। क्रोध में पागल हो बेहोशी में क्या करने जा रहा था ये तब पता चला जब देखा भैया मुझे पकड़े हुए और भौजी घर में किवाड़ बंद कर चित्कार रही है। यह नहीं कि भैया मुझसे झगड़ रहे थे या भौजी पर मैंने हाथ छोड़ा था। मुझे अपनी ओर बढ़ते हुए देखकर पहले तो उन्होंने ताने दिए जैसे मैं उनसे रुक जाऊंगा। फिर भागकर घर में बंद हो गई और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला पड़ी जैसे मैंने उन्हें पीटा ही हो। हल्ला सुनकर भैया दौड़े हुए आए थे और अब मुझे आंगन से बाहर ले जाने की कोशिश में थे। निसंदेह मैं अपने गुस्से पर शर्मिंदा था। यदि भौजी ने अपना बचाव नहीं किया होता, वक्त पर भैया नहीं आ गए होते, मुझसे कुछ अक्षम्य अपराध हो गया होता और इसका प्रभाव घर पर क्या पड़ता कह नहीं सकता। किंतु इस घटना से मैंने एक सबक ले लिया। जो ही घर का सूत्र मेरे हाथों में आया, मैंने अपने परिवार को उस घर से अलग करने का निश्चय कर लिया। अलग मकान बनाया और उसी में चलाया, लेकिन
थोड़े ही दिनों में मैंने देखा भौजी साधारण स्त्री नहीं है। जब तक वो वहाँ आकर भी अपना दिल का बुखार उतार जाती है। क्या गांव ही छोड़ देना पड़ेगा? कभी कभी मैं सोचता, और शायद वही करता अगर एक और बात नहीं होती। और ख़ास उसी बात के लिए आज मैं ये पंक्तियाँ लिख रहा हूँ। नहीं तो अपनी स्वर्गीय भौजी की जगह साई के लिए अपनी कलम उठाने के पहले उसे तोड़ देना मैं पसंद करता। वो कलम टूट जाए जो निंदा के लिए ही उठती है। हमारे एक दोस्त हैं, एक संपादक दोस्त, कट्टर राष्ट्रीयतावादी, और हम हैं समाजवादी। अतः ऐसे मौके आते ही रहते हैं कि हमसे नाराज़ होकर अपने पत्र कलमों को हमें खरी खोटी सुनाने में सर्फ करते हैं। उनकी निर्मम आलोचनाएं, उफ, हम तिलमिला उठते हैं। किंतु ये देखा है, जो ही सरकार ने हम पर प्रहार किया या किसी दकियानुसी अखबार में हमारी निंदा की, बस उनकी आलोचनाओं की बैटरी उस ओर मुड़ी, मानो उनकी दलील हो, ये हमारे हैं, हम इन्हें गाली दे या पुचकारे। भला तुम कौन होते हो इनकी ओर आँख उठाने वाले? आँख उठाओगे तो उसे फोड़ दूंगा। हाँ, कुछ इस जोश खरोश से वो टूटते हैं उनकी ओर। और ये कहना फिजूल ही है कि व्यक्तिगत सुख दुख में वे इस तरह हमारे शरीक होते हैं कि ये कल्पना भी नहीं की जा सकती कि वो हमारे तीव्र आलोचक भी रह चुके हैं। मेरी भौजी की भी यही हालत थी। वो हमें गालियाँ देती, हमसे झगड़े करती, हमारी ज़िंदगी हराम किए रहती। किंतु मान लीजिए वो बक झक्कर रही हो कि उन्हें खुश करने या उत्साहित करने को कोई स्त्री बीच में टपक पड़ी और हमें खरी खोटी सुनाने लगी। फिर क्या? भौजी झट उस पर उलट पड़ी। किसने तुम्हें कहा है मेरे बीच पड़ने को? वे बुरे हैं और तुम हट मेरे सामने से। सूप हंसे छलनी को जिस पर सहस्र छेद। मैं तुम्हें नहीं जानती, डायन कहीं की, किंतु मुझ पर तुम्हारा डायनपन नहीं चलेगा। मैं निकाल दूंगी आंख, खींच लूंगी जीभ, ओझा बुला के नंगी नचवा दूंगी। मेरे नेहर में ही है एक ओझा के देखते ही डायने कपड़े खोल देती हैं। हाँ, वे बुरे हैं तो तुम्हारा क्या बिगड़ा? मैं समझ लूंगी उनसे। मैं दबेल हूँ जो किसी की मदद खोजूं। निकल यहाँ से। यो ही क्या क्या बकने लगी। वो बेचारी भौचक चुप रफू चक्कर हो गई। नहीं तो हमसे झगड़ा छूट कर उसी से जा जुटा, और इन जवाब के झगड़ों में कौन उनसे पार पाए। फिर जो ही व्रत त्योहार आया कि पूरी विराम संधि हो गई। यो तो भौजी का बदन इस तरह का कसा हुआ था कि वो हमेशा ही अपनी उम्र से छोटी दिख पड़ती। 40वें वर्ष में भी चेहरे पर आब, दांतों में चमक, छाती पर उभाड़, चाल में मस्तानापन। किंतु व्रत त्योहारों में अपने को सज धज कर रखने में कभी न चूकती। होली में जैसे पागल हो उठती, अपने अधवयस चिंता से जर्जर देवरों को खोज खोज के बुलाती, हाथापाई करती, कीचड़ में उन्हें नहलाती और स्नानादि के बाद उन पर अबीर और अबरख डालती। ऐसी एक भी होली की मुझे याद नहीं जब भौजी के हाथ से मिट्टी पानी, अबीर अबरख पाने और मालपुए गुलगुले खाने का मौका नहीं मिला हो। भौजी का बेटा सयाना हो चला था, लड़की भी काफ़ी बड़ी हो चली थी। मैंने एक बार कहा, भौजी अब इन बच्चों को होली खेलने दीजिए, हम आप देखा करें। भौजी बोली, वाह बबुआ,
जवानी ढल गई तो क्या मन भी ढल गया? बच्चे अपनी होली खेले, हम अपनी खेलते हैं। उनके अपने दिल, हमारे अपने दिल। भौजी का रोआ रोआ हंस पड़ता था और बच्चों से उनका कितना स्नेह रहता था। उन झगड़े झमेलों के बीच भी मेरे घर आती और मेरे बच्चों को उपटन और तेल लगा जाती, काजल लगा जाती, उन्हें गोद में लेकर खिलाती, हंसती। एक बार देखा, मेरे बच्चे को गोद में लिए उसकी माँ से झगड़ रही है। एक बार देखा, जो ही बच्चा रो उठता है, झट अपना स्तन उसके मुंह में रख देती है। एक दिन इसी तरह का उनका कलह मेरी रानी से चल रहा था कि मेरे बड़े बच्चे के रोने की आवाज़ आई। झगड़ा छोड़, ये कहती हुई दौड़ी, किसने मेरे बच्चे को मारा? बात सी झटपटी उस और गई और मैंने देखा, बच्चे को लिए दौड़ी आ रही है। बच्चा जोर जोर से रो रहा था। उसे बिड़नी ने ढक मारा था। उसे बिड़नी ने डंक मारा था। बच्चे को मेरी रानी की गोद में रख दौड़ी दौड़ी गई। किरासन तेल ले आई, गेंदे की पत्तियां ले आई और जहाँ डंक मारा था वहाँ लगा दिया। यह देहाती दवा थी। बच्चा थर थर काँप रहा था। डंक ज़्यादा जहरीला था, उसे बुखार हो आया। जब तक बुखार रहा, भौजी अपना और मेरा घर आंगन एक किए रहती। 1 जून तो उनके घर में चूल्हा तक नहीं जल सका। भैया हंसते हुए आए और मेरी रानी की ओर लक्ष्य कर कहा, झगड़ा हो तो ऐसा, मेरा खाना बंद हो गया। भैया का भोजन मेरे ही घर पर हुआ। तब तो आज जब भौजी नहीं है, मेरी रानी अपने को, उनके दोनों बच्चों को धर्म की माँ समझती है और उन दोनों की शादियों में उसने क्या क्या न किया। भौजी थी तो कलह था। उनकी स्मृति ने उस कलह को स्नेह में बदल दिया। मैं जब जब उस संपादक दोस्त के निकट जाता, इच्छा होती है उनके चरण छू लूं। उम्र में मुझसे बुजुर्ग भी हैं और जब जब भौजी की याद आती है, दोनों हाथ मिलकर मेरे सिर से जा लगते हैं। प्रणाम भौजी।